हेलो फ्रेंड, आज हम 10th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं। 10th क्लास का क्या नाम है चैप्टर का? यूरोप में राष्ट्रवाद। समझेंगे, ये भी दिया है पॉइंट। से औद्योगिक क्रांति, तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी 18वीं सदी में। 18वीं सदी के मतलब दूसरे भाग में हुआ था। और उसके बाद 18वीं सदी में इंग्लैंड में, उसके बाद 19वीं सदी में जर्मनी और फ्रांस में औद्योगिक क्रांति हुई थी। जर्मनी और फ्रांस में 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, इसको समझेंगे। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? 18वीं सदी में, दूसरे भाग में आरंभ हुआ। वही फ्रांस में, उसके बाद फ्रांस जर्मनी में 19वीं शताब्दी में क्रांति हुई। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आगे देखेंगे। फ्रांस, सबसे पहले तो फ्रांस में क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। तो वहाँ की जनता सब जो थे, वो लोग, ऐसा नहीं था कि उग्र आंदोलन था, तोड़फोड़ मार काट करना चाह रहा था। वो लोग जो है उदारवादी था। वो लोग चाह रहा था कि उन लोग पे जो टैक्स लगा हुआ था वो हट जाए, ताकि गरीबी से छुटकारा मिले और उन लोग को खाने के लिए जो ब्रेड है वो उपलब्ध हो, खाना सही से मिल जाए, बस वही काफ़ी था। इसलिए वो लोग ज़्यादा उग्र आंदोलन नहीं कर रहे थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी कैसी थी? तो उदारवादी प्रजातंत्र का राजनीतिक था, राजनीतिक प्रयोग हुआ था। मतलब फ्रांस में कैसा क्रांति हुआ था? उदारवादी। तो फ्रांस में उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। उग्रवादी नहीं मारेंगे, उदारवादी ध्यान रखेंगे। नेपोलियन ने क्या किया था? कुछ कानून बनाया था, ठीक है। जो नेपोलियन जो कानून बनाया था उसी को कहा गया नेपोलियन संहिता, नाम दिया गया नेपोलियन संहिता। वो क्या किया, जब भी कोई नियम बनाया तो महिला को नज़रअंदाज ही किया, महिला को उसका अधिकार देना नहीं चाह रहा था। नेपोलियन का कहना था कि महिला जो है ना अवयस्क है, ठीक है, महिला अवयस्क है और इसलिए उसको अपने पिता और पति पर निर्भर रहना चाहिए, उसके अधीन कर दिया गया। तो उसी नेपोलियन संहिता में क्या गया, उसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महिला को अधिकार दिया था तो नहीं दिया था। तो महिला को मत देने का भी अधिकार नहीं दिया था नेपोलियन। तो नेपोलियन संहिता में क्या बनाया? नेपोलियन की संहिता न सीमित मताधिकार, और सीमित मताधिकार वापस आए। उसमें महिलाओं को अवयस्क का दर्जा देते हुए उसको पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। अब देखेंगे नेपोलियन क्या किया? प्रशासनिक कुछ कदम उठाया, जिसमें नेपोलियन जो है 39 राज्य, 39 राज्य को मिलाकर एक महासंघ बना दिया। छोटा छोटा, जैसे भारत में भी उस समय कितने छोटे छोटे प्रांत थे, तो उसी तरह वहाँ भी था। 39 राज्य को मिलाकर एक महासंघ बना दिया और प्रत्येक का अपना अपना मुद्रा था और प्रत्येक का नाप तोल प्रणाली भी अलग अलग थी। तो नेपोलियन क्या किया? प्रशासनिक कदमों के अंतर्गत छोटे छोटे प्रदेशों में 39 राज्य का एक महासंघ बनाया। एक महासंघ बनाया, इनमें से प्रत्येक की क्या थी? अपनी मुद्रा और नाप तोल प्रणाली थी, ठीक है। ये भी है, याद रखेंगे। कपड़े को नापने के लिए कौन सी का प्रयोग करता था उस समय? एले। कपड़े नापने के लिए एले सब्जेक्टिव में आ सकता है। एनसीईआरटी का एक हर एक लाइन ही महत्वपूर्ण, कुछ भी आ सकता है। कपड़े को नापने का पैमाना एले था। अब देखिए,
जैसे जर्मनी था तो जर्मनी भी उसी तरह छोटे छोटे ढेर सारा प्रांत में बटल था। तो उसमें एक बहुत सा बड़ा हिस्सा था परसा, उसी का हिस्सा है जर्मनी का। तो परसा था, उसके बाद और सारा था उसमें। तो परसा क्या क्या एक शुल्क संघ बनाया। परसा का जो राजा था एक शुल्क संघ बनाया जिसका नाम था जॉल्वे राइन। शुल्क संघ मतलब सब मिलके एक जगह अपना टैक्स जमा करता। तो जॉल्वे राइन बनाया था। और उसमें जर्मन का सबसे बड़ा हिस्सा जो प्रांत था वो परसा था, और मिलकर शुल्क संघ बनाया। और जर्मन के सभी राज्य जाकर उसमें जुड़ गए। असमों को उद्देश्य था सबको एक जगह करना, आर्थिक गति से एक जगह सबको रखना, आर्थिक रूप से सबको एक राष्ट्र में बांधना, सबको एक जगह मिलाना, मतलब यही है। तो 1834 में परसा की पहल पर एक शुल्क संघ, पूछेगा शुल्क संघ किसकी पहल पर, तो परसा की पहल पर शुल्क संघ, इसका नाम क्या था, जॉल्वे राइन, स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क के अवरोधों को समाप्त कर दिया। जॉल्वे राइन का लक्ष्य बता चुके हैं कि इसलिए बनाया था कि सभी जर्मन के लोगों को आर्थिक रूप से एक साथ करना, जर्मन के लोगों को आर्थिक रूप से एक साथ बांधना। ये अब देखेंगे। ये भी गया है। 1815 में क्या हुआ था, ब्रिटेन, रूस, परसा और ऑस्ट्रिया सभी ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। 1815 ब्रिटेन, रूस, परसा और ऑस्ट्रिया सभी ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। और 1815 में ही वियना सम्मेलन हुआ था, जिसका जो हेड था मेटरनिक था, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक था। और इसी समय जब नेपोलियन हार गया तो इसको सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित करके भेज दिया था। तो 1815 में नेपोलियन कौन कौन हराया, ब्रिटेन, रूस, परसा और ऑस्ट्रिया सभी ने मिलकर इसको हराया था। पहले ही बता चुके हैं। 1800 भी गया है, मोस्ट भी गया है। 1815 में कौन सम्मेलन हुआ, वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन हुआ, इसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया था। किसने किया था, मेटरनिक ने किया था। और इसी समय इसको सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया था। अब आ जाइए इटली, तो समझ लेते हैं। इटली का जो क्रांतिकारी था, जिस तरह इटली का क्रांतिकारी मेजेनी था, ठीक है, जिस तरह जर्मनी में हिटलर था, तो इटली के क्रांतिकारी मेजेनी था। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था, जेनोवा में 1805 में। और ये एक गुप्त संगठन था, कार्बोनारी, उसी का सदस्य बन गया था। गुप्त संगठन कार्बोनारी का सदस्य भी गया है। तो मेथ्सिनी कहाँ किसके सदस्य थे, कार्बोनरी गुप्त संगठन का, ठीक, कार्बोनरी सदस्य थे। और इसने क्या किया, 24 साल की उम्र में लिगुरिया में क्रांतिकारी किया, लिगुरिया आंदोलन या क्रांतिकारी में भाग लिया, जिस कारण इसको निष्कासित कर दिया था। लिगुरिया क्रांति में भाग लेने के कारण इसको बहिष्कृत कर दिया था। इसके कारण ये क्या कि खुद जो है 2 संगठन बनाया, ठीक है। 2 संगठन कौन बनाया, मेथ्सिनी, जोसेफी मेथ्सिनी, इसको मेजेनी भी बोलता है, मेथ्सिनी 2 संगठन बनाया। एक का नाम था यंग इटली, दूसरा का नाम यंग यूरोप, ठीक है। तो मेजेनी क्या किया था, मेथ्सिनी 2 गुप्त संगठन बनाया, एक यंग इटली, एक यंग यूरोप। तो यंग इटली कहाँ बनाया था, मार्सेई में, और दूसरा यंग यूरोप बर्न में, ठीक। तो इटली के क्रांतिकारी का क्या नाम था, जोसेफी मेथ्सिनी।
जिसका जन्म 1805 ईस्वी में जेनोआ में हुआ था। वह कार्बोनरी नामक उप संगठन के सदस्य बने। ठीक है। अब 24 साल की ही उम्र में कौन सा क्रांति लिगुरिया में क्रांति कारण उसको क्या किया था, बहिष्कृत कर दिया गया था। ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है ना 2 भूमिगत संगठन बना के स्थापना किया। पहला था मार्सेई में, क्या बनाया था, यंग इटली। यंग इटली कहाँ पे बनाया था, मार्सेई में। दूसरा बर्न में, यंग यूरोप। मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ समझेंगे। ओके, देखिए ये भिविया है। मेटरनिक ने कहा था, याद रखेंगे, मेटरनिक का जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम लग जाता है। मतलब क्या, कुछ भी कोई भी क्रांति फ्रांस में होता है तो उसका प्रभाव पूरे यूरोप में जितने राष्ट्र है सब पे पड़ता है। ये कहना था मेटरनिक का। तो मेटरनिक ने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। और 15वीं सदी में यूनान जो है किसका हिस्सा था, ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूनान भी ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। परसा तो बताए थे, जर्मनी का बड़ा सा प्रांत था परसा, जिसका जो है राजा कौन थे, फ्रेडरिक विल्हेल्म चतुर्थ। ठीक है। तो परसा के राजा पूछ सकता है, परसा के राजा कौन थे, फ्रेडरिक विल्हेल्म चतुर्थ क्या थे, परसा के राजा थे। अब हेब्सबर्ग शासक, मतलब हेब्सबर्ग वैसे भारत में बहुत सारा वंश था, मुगल वंश, गुलाम वंश। उसी तरह हेब्सबर्ग जो वंश था वो हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्त प्रदान किया था। ठीक है। हेब्सबर्ग शासकों ने किसको दिया था ज़्यादा, तो हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्त प्रदान किया था। अब देखिए जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान था, बिस्मार्क का। ठीक है। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किया था और उसी समय जो नीति अपनाई थी उसको लो एवं रक्त की नीति कहा जाता है। तो लो रक्त की नीति किसने दिया था, तो बिस्मार्क ने। उसी लो रक्त की नीति को कठोरता की नीति भी कहते हैं। ठीक है। बिस्मार्क ने जर्मनी को एकीकरण करने के लिए, मतलब जर्मनी के पार्ट में जैसे परसा हो गया और सारा था उसमें प्रांत, सबको एक करने के लिए 3 युद्ध लड़ा। ठीक है। किस किस से लड़ा, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से लड़ा। और इस युद्ध तीनों को जीता और उसके साथ ही जर्मनी का एकीकरण कर दिया। ठीक है। आगे चलकर बिस्मार्क ने पहले तो लो एवं रक्त की नीति अपनाई थी, फिर धीरे धीरे उसको त्याग दिया। पुलू पॉलिसी की नीति अपनाई। पुलू पॉलिसी मतलब अब युद्ध नहीं करना चाह रहा था वो, यूरोप के जितने राष्ट्र है उसके साथ तालमेल बैठाना चाह रहा था। ठीक है। देख लेते हैं। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क को जाता है। जर्मनी के एकीकरण के लिए जो नीति अपनाई उसे लो एवं रक्त या कठोरता की नीति कहते हैं। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्ध लड़ा। किस से लड़ा था, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ लड़ा था। ठीक है। इन तीनों जीत के साथ ही जर्मनी का क्या हो गया, एकीकरण कर दिया, संभव हो गया।
तीनों जीत के साथ जर्मनी का एकीकरण संभव हो गया। ठीक है, आगे चलकर बिस्मार्क बता चुके हैं। बिस्मार्क ने लो रक्त की नीति त्याग दी। नीति त्याग कर पुलू पॉलिसी, इसको क्या रखेंगे, पुलू पॉलिसी का अपनाया, जिसका उद्देश्य क्या था, पुलू पॉलिसी क्या था, यूरोपीय राष्ट्रों के साथ तालमेल बैठाना था। अब देखिए, अब जैसे जर्मनी का एकीकरण हो गया, कब हुआ था, 1871 में। इसके साथ ही वर्साय में एक शहर था, वर्साय में एक समारोह हुआ जिसमें वर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बनाया गया। जब जर्मनी का एकीकरण हो गया था तो वर्सा तो बड़ा प्रांत था, तो उसी के राजा को जर्मनी का सम्राट बनाया गया था। तो जर्मनी के एकीकरण के बाद पूरे जर्मनी का सम्राट बना दिया गया, जिसका नाम क्या था, विलियम प्रथम। किसको, वर्सा के राजा को ही। ठीक है, तो देखेंगे इस जर्मनी का एकीकरण 1871 में जनवरी में एकीकरण हुआ था। इसके साथ वर्साय में एक समारोह आयोजन किया गया, उसमें वर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बनाया गया। अब यहाँ देखेंगे जर्मनी के मुख्यमंत्री, तो सम्राट तो बन गया था विलियम प्रथम, जर्मनी के मुख्यमंत्री मतलब बिस्मार्क को मानिए, बिस्मार्क था जर्मनी के मुख्यमंत्री। ओटो वन बिस्मार्क और वर्सा के मंत्री दोनों के बीच बैठक हुआ वर्साय के महल में। ठीक है, बिस्मार्क और वर्सा के मंत्री के बीच बैठक हुआ कहाँ पे, वर्साय के महल में। उसी महल का नाम है हॉल ऑफ मिस्टर्स। हॉल ऑफ मिस्टर्स मतलब बेहद ठंडे शीश महल, ठंडे शीश महल। और यहाँ पे इस सभा में वर्सा के काइजर विलियम प्रथम, वर्सा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मनी साम्राज्य की घोषणा की गई। तो देखेंगे जर्मनी के मुख्यमंत्री पूछेंगे तो कौन, बिस्मार्क। बिस्मार्क ही एकीकरण किया जर्मनी का। और वर्सा के मंत्री के बीच वर्साय के महल में, वर्साय के बेहद ठंडे शीश महल हॉल ऑफ मिस्टर्स में भी बैठक हुई। नई सभा में वर्सा के काइजर विलियम के प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। कहते सभा ने काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए साम्राज्य की घोषणा की। हेलो फ्रेंड, ये था, जल्द ही नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। थैंक यू।